Hello everyone, so welcome back. Okay, so let us continue. Basically, लाइट चला गया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ. Okay, so जो हम डिस्कस कर रहे थे, the concept of principle of parallel axis. तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमने देखा कि उसके लिए सबसे पहले हमको ये करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमने देखा कि ये डायग्राम जो है इसके अंदर जो ओपीडी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया. इसके कारण यहाँ पे ओपी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर ये यूज किया. उसके बाद ओडी के बदले हमने ओसी प्लस पीडी डाल दिया. इसके कारण यहाँ पे हमको ये मिल गया ओसी प्लस सी डी द होल स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर. और उसके बाद हमने इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपांड किया, जिसकी वजह से यहाँ पे ओसी स्क्वायर प्लस 2 सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर एज इट इज ये हमको मिल गया. अभी इसके बाद हमको ये करना है कि इस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, अगेन इफ वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस स्मॉल ट्रायंगल, सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर व्हिच बिकम्स सी पी स्क्वायर. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको सी पी स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, जब तक हमने किया था. तो अभी उसके आगे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये ओपी स्क्वायर जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे, और ओपी स्क्वायर जो कि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है, दिस वैल्यू ऑफ ओपी स्क्वायर हैज टू बी पुट हियर इन द अबव इक्वेशन व्हिच इज देयर हियर. तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमको मिल रहा है उस इक्वेशन के अंदर हमको ये वैल्यू डालना है. ठीक है, ये जो इक्वेशन हमको मिला है आई ओ का जो इक्वेशन है हमारे पास, तो उसके अंदर हमको ये वैल्यू डालना है. गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड से हियर दैट पुट दिस वैल्यू ऑफ ओपी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1. तो ये जो ओपी स्क्वायर का यह वैल्यू है ये हमको डालना है इधर ओपी स्क्वायर के बदले. तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा जो कि IO is going to be equal to integration of OP square dm. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू डाल देंगे तो इससे हमको ये मिल जाएगा IO is equal to नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ OP square. So OP square is going to be equal to OC square. तो इसको हम थोड़ा उल्टा करके डालेंगे. ये जो CP square वाला टर्म है वो पहले ले लेंगे यहाँ पे CP square as it is, प्लस यहाँ पे हम ये 2OC इंटू सी डी वाला टर्म ले लेंगे बीच में, ये 2 टाइम्स OC इंटू सी डी, प्लस तीसरा टर्म जो है वो OC स्क्वायर, ये वाला टर्म तीसरा ले लेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी OC स्क्वायर इंटू DM एज इट इज. नाउ वी कैन से दिस विल बी एक्सपांड अप टू. तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स के लिए अगर इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो इससे हमको ये मिल जाएगा. देखो ठीक से, तो फर्स्ट टर्म हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर इंटू DM, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स OC इंटू CD इंटू DM, एंड प्लस नेक्स्ट स्टेप में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर DM सिंपली. तो यहाँ पे हम एक बात रिकॉर्ड कर सकते हैं कि देखिए डायग्राम के अंदर ठीक से, तो हमने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा था कि ये जो OC और O और C इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस व्हिच इज डिनोटेड बाय H. So we can call this as H. OC is going to be H. That is we have to replace in the expression. चलो ठीक है, तो यहाँ पे OC बनने वाला है H. ठीक है, but at the same time we can say also say that this integration of CP square, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM है ये कितना बनने वाला है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर में देखा था. तो ये जो एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया उसमें स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM is going to be actually IC. So you have to put it back and say it as IC. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM जो है उसको हम IC बोलने वाले हैं, नो डाउट.
तो ये cp स्क्वायर dm का जो इंटीग्रेशन है वो तो ic बन जाएगा, और ये oc जो है वो h बन जाएगा, नो डाउट। तो इसका नेक्स्ट स्टेप, लेकिन इसमें और एक बात है, यहाँ पे cd जो है, cd को भी हमको रिप्लेस करना होगा। हाउ कैन वी रिप्लेस cd इज, सी हियर, इफ सपोज वी कंसीडर दिस एज अ x एक्सिस, oc को अगर हमने x एक्सिस ले लिया, ये सपोज हमारा x एक्सिस है, is passing through oc here, and suppose y-axis is taken to be along this line which is perpendicular to C, perpendicular to OC। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर हमने y-axis ले लिया, ये हमारा y-axis है जो कि इसके प्लेन में रहने वाला है, तो इस पॉइंट P को दो कोऑर्डिनेट्स होंगे with respect to this origin which is taken at C। So C is taken as origin. So in that case, this P point will have two coordinates, x and y coordinate। तो अगर इसको हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस तरह से बोल देंगे, तो हम लिख सकेंगे आराम से कि अगर P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और x है, तो ये जो CD डिस्टेंस है, ये CD ही x रहने वाला है, because this point P, if we drop the perpendicular from point P on this x axis D, meeting it at D, then this distance C and D, between the C and D will become the x coordinate of particle at P। तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये CD रहने वाला है, तो CD can be supposed to be the x coordinate of point P, and that's why we can just denote it by x। So here we can say as the next that CD is going to be equal to x। Okay, so if we use all these things here in this equation, then we get that IO is going to be equal to IC, that is the moment of inertia of this same body about an axis which is passing through its center of mass, no doubt, plus the next step में यहाँ पे 2 times integration of 2 into OC के बदले आ गया h और CD के बदले आ गया x into dm as it is, and then we can just have this last term, that is integration of OC square which is going to be h square into dm। okay, अभी इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमको मिलेगा जिसमें जो कॉन्स्टेंट्स है वो सब हमको बाहर लेने होंगे। तो IO as it is which is going to be equal to IC as it is, plus next step में आएगा 2h is going to be a constant, so it can be taken out from the integral sign, and in the next step we can say it will be simply integration of x into dm। तो ये बचा अंदर इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, और इसमें से भी h square is going to be a constant, so it can be taken out, and what we are left inside is dm simply। but अभी आपको ये पता है कि integration of dm is simply going to be the sum of mass of all the particles in the body, which happens to be the total mass of the body itself, that is m, you can replace it by, and what about the integration of x dm? So this is going to be the something like integration of sum of x coordinates of all the particles। तो सभी पार्टिकल्स के x कोऑर्डिनेट्स अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ठीक से बॉडी के अंदर ये हम देख समझ सकते हैं आराम से कि there are some C is the center of mass, right? So we can say that there are some particles which are at the left side of this C, and there are some particles which will be at the right side of this C। तो and being C is center of mass, C center of mass होने की वजह से इस पॉइंट C के लेफ्ट साइड में उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने उसके राइट साइड में होंगे, और उसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरा जो मास बॉडी का है वो इक्वली डिवाइडेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसकी वजह से जितने पार्टिकल्स इधर लेफ्ट साइड में होंगे, ये पूरे राइट साइड में होंगे, तो उतने ही पार्टिकल्स इस पॉइंट के बिल्कुल राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी होंगे जरूर। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि पॉइंट सी सेंटर ऑफ मास होने की वजह से some particles will be at the right side of this C, and some particles will be at the left side of this C, and for the particles which are at right side, their x coordinate will be positive। You can see clearly x coordinate is going to be positive here at the right side, and for the points which are on the left side of this C, the x coordinate of those points will be negative, and because of that when we add all these positive and negative coordinates, x coordinates, then the total, the integration sum becomes 0, because there are as many points on the right side as there are on the left side। तो जितने particles right side में है उतने ही particles यहाँ पे left side में भी है, क्योंकि C जो है वो actually center of mass है। तो center of mass होने की वजह से यहाँ पे जो है
इंटीग्रेशन ऑफ x dm जो है वो एक्चुअली जीरो बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x dm जीरो बनने का जो रीजन है वो यही है कि c is going to be a center of mass, and because of that we can see clearly that in this step here the integration of x dm happens to be actually zero because c is the center of mass। तो c center of mass होने की वजह से ही ये जो है integration of x dm becomes equal to zero, no doubt। And if we use it here in the next step, then we can get this simply as IO is equal to IC plus 2h into 0 plus h square into m, which happens to be simply IO is equal to IC plus mh square, because this term just gets vanished। ये पूरा टर्म ही वैनिश होने वाला है क्योंकि उसके अंदर जीरो है, एक फैक्टर भी जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जो है वो गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद ये टर्म ही बचेगा जिसको हम mh स्क्वायर करके लिखेंगे। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस इन रोटेशनल मोशन, रिमेंबर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट व्हिच वी वांट टू बी प्रूव। सो ये जो फाइनल रिजल्ट है इसको ही प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस कहा जाता है, और ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है it is used to find out the moment of inertia of a body about an axis which is passing through its any point if we know the moment of inertia of the body about this axis passing through its center of mass। So the statement of principle of parallel axis can be written in this way। देखो ठीक से इस स्टेटमेंट को ही हमको सिर्फ वर्बल फॉर्म में बोलना है। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है IO is equal to IC plus m into h square, ये जो स्टेटमेंट है वो हम अगर वर्बल फॉर्म में बोलेंगे तो इसको ही स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस कहा जाता है, which is the moment of inertia of a body about an axis which is passing through its any point। देखो ठीक से, I will repeat again, the moment of inertia of a body about an axis passing through its any point is always equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and the square of the distance between two parallel axes। ये सिंपल सा जो स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस कहलाता है। Okay, so basically this is the statement of principle of parallel axis, you can say। So as a next derivation or next proof we can see the principle of perpendicular axis। So अभी हम देखेंगे principle of perpendicular axis, what does it tells us? It tells us simply that प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कभी यूज करना होता है वो भी हमको अच्छी तरह समझना है। देखिए ठीक से, अगर सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है, उसके समझो ये बॉडी है और इसके ऊपर हमको प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करना है। सबसे पहले हमको ये बात याद रखनी है कि प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ बॉडी व्हिच इज प्लेनर। प्लेनर बॉडी के लिए यूज किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, किसी भी बॉडी के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा ठीक से। The principle of perpendicular axis is used only for the bodies which are planar। planar in the sense which are having plane, मतलब एक ही plane में ही होने चाहिए वो,
तो ऐसे केस में ऐसे बॉडीज के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर सकते हैं. सपोज देयर इज अ पॉइंट O हियर, यू कैन सी. तो अगर हमारे पास एक पॉइंट O है यहाँ पे और इस O में से 3 एक्सिस पास होते हैं. एक एक्सिस को हम बोल देंगे Z एक्सिस, जो कि उसके प्लेन को ही परपेंडिकुलर होगा जरूर. Suppose this is the axis which is perpendicular to its plane actually, which is denoted by Z axis. Okay. दूसरा एक्सिस जो है वो जो इस बॉडी के प्लेन में होगा. तो सपोज एक एक्सिस इस तरह से उसके प्लेन में है and this will be called as the x axis actually. Suppose we can call it as x axis, and the second one is the y axis, which is again in the plane of the body here in this way. So this is going to be the y axis, which is going to be in the plane of the body once again. So these are the three axes which are mutually perpendicular to each other. So call it as a x axis, this is the y axis, and that is the z axis. Okay. अभी इन तीनों एक्सिस के अबाउट अगर इस बॉडी को घुमा दिया जाए, तो मतलब तो सबसे पहले अगर हम इस बॉडी को एक्स एक्सिस के अबाउट अगर घुमा देंगे इस तरह से, तो इस बॉडी के ऊपर के सभी पार्टिकल्स भी घूमेंगे जरूर. अगर वाई एक्सिस के अबाउट घुमा देंगे तो भी सभी पार्टिकल्स घूमेंगे अलग रेडियस में, और अगर जेड एक्सिस के अबाउट अगर घुमा दिया जाए तभी भी ये उस बॉडी के ऊपर के सभी पार्टिकल्स घूमेंगे. तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव लेट अस कंसीडर एनी वन पॉइंट ऑफ द बॉडी. तो इस बॉडी के ऊपर का एक पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, सपोज P उसका नाम है. ये P पॉइंट हमने कंसीडर किया यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से x एंड y है सपोज, और इस पार्टिकल का जो मास है वो हम कंसीडर करते हैं dm. ओके. तो ऑब्वियसली ये हमको पता है ऑलरेडी कि कोई भी पार्टिकल का कोई भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन के अंदर जो पॉइंट होता है उसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, सपोज इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली उसका y coordinate. This is going to be the y coordinate of this particle, and the distance of this same point from the y axis actually is called as x coordinate of that particle. तो ये जो है ये बनने वाला है x coordinate of this particle. तो ये जो है x coordinate and y coordinate, obviously we can locate them here also. This is going to be the y coordinate of this particle, which is denoted by y, and this is going to be the x coordinate of that particle. तो ये डिस्टेंस जो है वो y कहलाता है, और इस तरफ ये जो वाला डिस्टेंस है ये एक्चुअली x कहलाता है. x मतलब डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल व्हिच इज गोइंग टू बी हियर. ओके. तो अगर ये हमने देख लिया तो इस बॉडी का जो ये z एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा. सपोज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेम बॉडी फ्रॉम z एक्सिस हियर. तो z एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है उसको हमको बोलना पड़ेगा सपोज OP. यू कैन से O इज गोइंग टू बी द सेंटर एंड P इज गोइंग टू बी द पॉइंट. तो अभी हम ये देख सकते हैं आराम से कि इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू x एक्सिस. तो x एक्सिस के अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है तो देखिए ठीक से, जब ये बॉडी x एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम बोल देंगे Ix. चलेगा. तो Ix जब ये बॉडी x एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो पॉइंट P जो है उसका रेडियस एक्चुअली y होगा, उसका y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. तो इसलिए वो पॉइंट इस तरह से घूमेगा, y उसका रेडियस बनेगा. इसकी वजह से यहाँ पे Ix जो है वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इनटू dm, नो डाउट. और उसके अलावा अगर इसी बॉडी को हम अगर घुमाते हैं y axis के about, if the same body is revolved about y axis, then we can see clearly when this body will revolve about y axis like this, then the same point particle P will revolve in a radius of x suppose. तो उसका जो रेडियस है वो x बन जाएगा, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो Iy है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट y axis will actually be equal to integration of x square into dm, no doubt. तो ये बन गया हमारा Ix and Iy का वैल्यू. अभी इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर ये बॉडी घूमता है z एक्सिस के अबाउट एज अ फाइनल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट अ z एक्सिस, अगर ये बॉडी को हमने z एक्सिस के अबाउट घुमा दिया तो क्या होगा. तो इस केस में इस पॉइंट P का जो रेडियस है वो ये पॉइंट P जो है वो ऐसे घूमेगा जरूर,
और उसकी वजह से जो उसका रेडियस है वो ये बनेगा, OP बन जाएगा एक्चुअली. OP will become the radius of this particle, and that's why we can say that this Iz is actually going to be integration of OP square into dm. So if we use it here, then we can get that the integration of OP square dm is going to be the moment of inertia of this whole body about z-axis. Okay, but as we can see from the diagram that OP square is OP is going to be the diagonal of this triangle. ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का डायगोनल ये OP बनने वाला है. क्लियर देख सकते हैं. Here is going to be the right angle triangle. Even this is also the right angle triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से हम देख सकते हैं इस साइड का जो स्क्वायर है वो इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. और उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं OP square is going to be equal to x square plus y square. So we can say that this x square plus y square. And now if we replace this in Iz here, so then we can get this as Iz is equal to integration of OP square, where OP square is will be replaced by x square plus y square into dm. And now if we just separate this integration sign for both of the terms inside, then we can get this integration of x square dm as a first term plus integration of, here it is the integration of y square into dm as a second term. And then we can just be able to recall what we have just done now. तो अभी अभी हमने जो ऊपर देखा कि यहाँ पे हमने यूज किया कि इंटीग्रेशन ऑफ y square dm is going to be Ix, which is going to be equation number 1 suppose, and here we have seen that this integration of x square dm is going to be Iy, which can be seen to be equation number 2 here, so that we can use them here and get that this Iz is equal to Iy plus this is your Ix, and hence we can say that this Iz is equal to Ix plus Iy simply is nothing but the principle of a perpendicular axis. So Iz is equal to Ix plus Iy is going to be the statement, simple statement of principle of perpendicular axis, and this is the principle of perpendicular axis, mathematical form of what is statement. Verbal statement can be obtained just by using this equation only. इसी इक्वेशन को अगर हम सपोज वर्बल स्टेटमेंट में अगर डिनोट करना चाहते हैं तो हम ये समझ सकते हैं आराम से यहाँ पे कि जस्ट सी द डायग्राम एंड जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट Iz is equal to Ix plus Iy. तो हम स्टेटमेंट इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एनी पॉइंट. तो इसमें हम देखते हैं कि दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कैन बी अप्लाइड फॉर प्लेनर बॉडी ओनली. तो इसलिए कभी कभी इसमें प्लेन लैमिना ये वर्ड भी आता है, तो इसको हम बोलते हैं लैमिना. लैमिना का मतलब होता है प्लेनर बॉडी. कोई भी प्लेनर बॉडी जैसे डिस्क है या रिंग है उसको हम लैमिना बोल सकते हैं. एंड वी कैन से दैट in case of lamina there is a axis which is perpendicular to its plane. So we can say that the moment of inertia of the body or plane lamina about an axis which is perpendicular to its plane passing through any point is always equal to the sum of its moments of inertia about two mutually perpendicular axes. These are the two mutually perpendicular axes which are passing through the same point where the third axis cuts the body. तो ये हमको समझना है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. आई विल रिपीट अगेन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट an axis passing through its any point, about an transverse axis passing through its any point, is equal to the sum of its moments of inertia about two mutually perpendicular axes which are in the plane of the body and meeting at the same point where the third axis cuts the body. And this is the statement of principle of perpendicular axis. And now we'll see the use of principle of parallel axis and principle of perpendicular axis. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस. तो सबसे पहली बात, जैसा कि लास्ट टाइम हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे तो वो एक बार हम देख लेंगे फिर से. एक बार ठीक से रिवाइज करो फॉर्मूले जो हमने देखे थे लास्ट टाइम, तो वो अगर देखेंगे ठीक से तो हम देख सकते हैं यहाँ पे
Okay, so this is the principle of perpendicular axis actually, and here you can see these are the formulae. Okay, just remember and try to memorize all the formulae here. The first is the moment of inertia of a cylinder or disc about an axis which is passing through its point like this. तो इस पॉइंट के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बनता है हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है ये हमको याद रखना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग what about natural axis is going to be mr square. So for a solid sphere the moment of inertia is going to be 2 by 5 mr square. For the rod the moment of inertia goes to 1 by 12th of ml square. And okay, so these are the, and even moment of inertia of a spherical shell means hollow sphere about an axis is going to be 2 by 3 mr square. So all these are the formulae which are to be memorized or they have to be learned. And then now we'll see the applications of moment principle of parallel axis. तो सबसे पहला एक्सिस प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का जो ये है तो उसका एप्लीकेशन है. देखो ठीक से, suppose we have a disk. Suppose this is the disk and we want to find out the moment of inertia of that disk about an axis which is passing through its point, passing through its rim and perpendicular to its plane. तो ये जो एक एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. एंड सपोज दैट वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. और चलो इसको हम रिंग ले लेते हैं. रिंग यू कैन कंसीडर इट एज अ रिंग. सो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको पता है कि उसके मोमेंट ऑफ उसके सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहे एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है mr square. उसको हम यहाँ पे IC बोलने वाले हैं. This is called as IC actually. So IC is going to be mr square. But now if we want to find out the moment of inertia of this ring about an axis passing through its any other point which is passing through its rim on the circumference. तो circumference वाले point में से पास होने के वाले axis के about अगर उसका moment of inertia ढूंढना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा जो कहता है सिंपली IO is equal to IC plus mh square where h is going to be the distance between two parallel axes. तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो IO can be found out to be equal to mr square plus here it is m into h which is the distance between two parallel axes which is going to be same as r once again. ये जो यहाँ पे h है वो यहाँ पे r के बराबर ही है और उसकी वजह से यहाँ पे हमको h के बदले r डालना है जिससे ये mr square plus mr square जो बन के IO becomes equal to 2 times of mr square. And hence this is going to be the formula for finding the moment of inertia of a ring about an axis which is passing through its rim. Okay, if we have this another example that is disk. तो डिस्क का अगर हमने एग्जांपल लिया, डिस्क और रिंग के अंदर इतना ही फर्क होता है कि डिस्क जो है वो अंदर से भरा हुआ होता है जबकि रिंग जो है वो अंदर से खाली हुआ करता है. तो अगर हमने ये डिस्क इसको मान लिया तो सपोज ये इस तरह से डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए अबाउट एन एक्सिस. इसका एक्सिस सेंटर में से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है जिसको हम यहाँ पे IC बोलने वाले हैं. IC. So this IC is actually going to be equal to half of mr square as we already seen. So this is going to be the IC. But we want to find out the moment of inertia of this disk about an axis which is passing through its point on the rim. तो इस रिम के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से पास होने एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लेते हैं IO है तो अगेन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस IO is going to be equal to IC plus m into h square. And again we can see that h is going to be same as r because it is the radius of this disk, and hence if we replace it by that then we get this as IO is equal to IC which is simply half of mr square. Here this is half of m into r square plus here it is m into r square again. तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो mr square can be taken common and we are left with half plus 1 inside the bracket so that it simplifies up to so half plus 1 into
mr square outside the bracket. So that if we simplify this further, then we get this as 3 by 2 mr square as a final. So this can be supposed to be the moment of inertia of a disk about an axis which is passing through its one end and parallel to the axis which is passing through its center of mass. No doubt. If we do the same thing for the solid sphere, तो हमको पता है already solid sphere के ऊपर भी हम ये बात कर सकते हैं आराम से. Suppose we have a solid sphere and we want to find out the moment of inertia of this solid sphere about an axis which is perpendicular to its. तो ये suppose उसका central axis है और ये है उसका tangential axis जो कि उसको parallel है. Suppose this is another axis which is going to be parallel to this one. तो इस पहले वाले एक्सिस के साथ वो पैरेलल है. तो इस एक्सिस के अबाउट हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज निकालना है. तो हम क्या करने वाले देखो ठीक से. So this is the axis about which its moment of inertia will be supposed to be IO, and the moment of inertia which we know already, it is denoted by IC, and this IC is going to be 2 by 5 into mr square. Right. So we have that this 2 by 5 into mr square, and then we can just use the principle of parallel axis here. But actually okay, hello everyone. We will have to disconnect for 1 minute and just connect it once again. तो 1 मिनट के लिए हमको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना होगा. तो मैं जस्ट एंड करता हूँ ये लेक्चर, बट जस्ट रिकनेक्ट इट विद इन अ मिनट.